बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज हम शुरू करेंगे किसी और ख़बर से नहीं बल्कि इस खबर से जो आज के दिन की अहम तरीन खबर थी, और वो खबर थी वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात। प्राइम मिनिस्टर हाउस के खूबसूरत लश ग्रीन लॉन में आपने देखा होगा, बल्कि साथ साथ आप विजुअल्स भी देख रहे होंगे कि इनकी मुलाकात हुई। बहुत हंसमुख चेहरों के साथ एक एतमाद जो था तीनों के चेहरों पर झलक रहा था। और आज मुझे बड़ी हंसी भी आई क्योंकि जब भी आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और DG ISI की मीटिंग होती है, मैं उसको ट्विटर पर भी शेयर करती हूँ, मैं मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं हम उस पर शेयर करते हैं, बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स आते हैं। मगर देखा जाए एक आम आदमी के कमेंट से ज़्यादा जो बहुत सीनियर सहाफ़ी होते हैं वो इन मीटिंग्स के ऊपर बहुत हवाई किले बांधना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फलां फ्रेम में टेढ़ी आंखों से देख रहे थे वज़ीर आज़म को, कोई कहता है वज़ीर आज़म की फलां जगह पे बॉडी लैंग्वेज बहुत कंफ्यूज थी, कोई कहता है DG ISI जो थे वो इन तीनों बदमाश बन के बैठे हुए थे। आज की अगर आप मीटिंग की वीडियो देखें, मुझे तो सारी एक जैसी लगती हैं क्योंकि हम इतने अरसे से कवर कर रहे हैं और कोई अनहोनी बात नहीं है। DG ISI और जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरे हैं वो वज़राए आज़म के साथ भी मिलते हैं, सदूर के साथ भी मिलते हैं। और मेरा ख्याल है कि हर उस वक्त में जब बहुत टेंस माहौल भी हुआ करता था मिलिट्री क्वार्टर्स में और हुकूमती क्वार्टर्स के अंदर, तब भी मुलाकातों के जो वीडियोस इशू होती हैं उससे कैसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन दिल में क्या सोच रहा था। कुछ सहाफ़ी तो ऐसे वो दिलों का हाल भी बता देते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये सोच रहे थे, वज़ीर आज़म ये सोच रहे थे। मुझे याद आता है कि जब मेमो गेट स्कैंडल चल रहा था उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और वज़ीर आज़म जो थे वो थे यूसुफ रज़ा गिलानी। तो ये कियानी और गिलानी जो एक मीटिंग हुआ करती थी, इसमें बैठते थे तमाम तर अहम लोग बैठते थे, मिलिट्री साइड से भी और सिविल साइड से भी। यकीन करें कि अंदर खाने जो चल रहा होता था कोई ये अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता था, माँ सिवाय उन चंद बड़े अजीम जहनों के कि जो ये तक समझते थे कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो जो मिलिट्री स्टिक पकड़ी हुई है वो किसी वज़ीर आज़म को धमकी देने के लिए पकड़ी है। तो आई यूज्ड टू लाफ एट इट। और अभी भी आज की मुलाकात के हवाले से वैसे मैं आपको बता दूं कि एक हमेशा प्रेस रिलीज इशू होती है वज़ीर आज़म हाउस से, क्योंकि होता ये है कि जिस जगह पर मुलाकात हो रही है वहाँ का जो मीडिया हाउस होता है, लेट्स से अगर वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है तो वज़ीर आज़म हाउस का जो मीडिया है वो उस मुलाकात की तफसीलात जो है वो एक प्रेस रिलीज में जारी करता है। और यही मुलाकात अगर GHQ में हो या चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ऑफिस में हो या कहीं हो, तो उस जगह का मुतालिका जो मीडिया ऑफिस होता है वो उसको इशू करता है, हैंडल करता है। तो वज़ीर आज़म हाउस से काफ़ी देर के बाद, जो कि उनके रूटीन है, वो काफ़ी देर से इशू करते हैं PRs वगैरह, तो लोगों ने इस पर भी कयास आराइयाँ शुरू कर दी कि ज़रूर कोई मसला हुआ है। लेकिन जब वीडियो सामने आई तो वो कयास आराइयाँ जो धरी की धरी रह गई, क्योंकि वीडियो में तीनों हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और एक लग रहा है कि जैसे तीन यार बैठे गपशप कर रहे हैं पीर के दिन सारे कामों से फारिग होकर, अब वो लॉन में बैठे चाय पी रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं। तो इसी तरह के कमेंट्स ट्विटर पर भी आए थे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ऑब्वियसली डिस्कस करने को बहुत कुछ होता है। ये वो दो शख्सियात होती हैं जो फारिग नहीं होती हैं, इनकी टेबल पर, इनकी प्लेट में बहुत कुछ होता है जिसको उनको डील करना पड़ता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस वक्त अफगानिस्तान का इशू जो है वो बहुत सामने आ रहा है, क्योंकि नई जो प्रेसिडेंसी चेंज हुई है अमेरिका में, जो बाइडेन जो हैं उनके आने के बाद जो है एक स्टेटमेंट सामने आता है कि वहाँ पर गैर मुल्की अफवाज का मुकम्मल इनखला, जो कि तालिबान की सबसे बड़ी डिमांड है दोहा पीस प्रोसेस को कामयाब करने के लिए, और उस पर कंसेंसस जिस बात पर हुआ था वो ये था कि तमाम तर जो गैर मुल्की अफवाज हैं वो एक मरहलावार तरीके से वो अफ़गानिस्तान से उनका इनखला होगा। मगर अब कुछ मिले जुले बयानात सामने आ रहे और सोचा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि हो सकता है ऐसा ना हो। तो उस सूरत हाल में सबसे पहला जो मुल्क उससे मुतासिर होता है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी जो कि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में थी, जाहिर है ग्लोबल रीअलाइनमेंट्स होती हैं और ग्लोबल रीअलाइनमेंट्स जो हैं वो किसी भी खारजा पॉलिसी का सबसे अहम नुक्ता होता है। खारजा पॉलिसी पर बातचीत करने के लिए दफ्तर खारजा को सबसे पहले उस पर बैठना पड़ता है वज़ीर आज़म के साथ और कंसर्न क्वार्टर्स के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है और उस बॉर्डर के ऊपर हम
हर वक्त कुछ ना कुछ होते देखते हैं। वहाँ फॉरवर्ड चेक पोस्ट के ऊपर भी जो है वो क्रॉस इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से जो हमारी फॉरवर्ड चेक पोस्ट हैं वो हर वक्त एक्टिव रहती हैं। और मोहम्मद बाजौड़ और ख़ास तौर से अगर हम शुमाली वज़ीरिस्तान की बात करें तो इन 3 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में हमा वक्त कुछ न कुछ ऐसा हो रहा होता है कि जिसके ऊपर हमारी अफवाज जो हैं वो वज़ीर आज़म को गाहे बगाहे ब्रीफ करती हैं ताकि उनकी किसी भी हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात हो या बात हो, जैसे कि अशरफ गनी से उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कई मरतबा हो चुकी है, तो उनके पास ये मुलाकातों के हवाले से कोई बैकग्राउंड ब्रीफिंग होनी चाहिए। अब ये एक इतनी अहम बात है कि इसके ऊपर अगर वो 1.5 घंटा भी बैठे रहे आपस में तो शायद इसमें इतना सब्सटेंस है कि वो डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ईरान आता है। पाकिस्तान और ईरान का भी इस वक्त मामला है। पाकिस्तान हो सकता है एक सालिस का किरदार भी अदा करे एक मरतबा फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान, क्योंकि JCPOA के ऊपर वापस जाने के लिए इसराइल जो है उसकी जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा नई अमरीकी इंतज़ामिया को, तो उसमें पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। रूस हमारे साथ बहुत इस वक्त भाई भाई बना हुआ है, रूस के मामलात भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतने अहम मामलात हैं, खित्ते की सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल है, अंदरूनी सूरत हाल है, उस तमाम सूरत हाल में क्या इनके पास वक्त होगा कि ये पूरा अपना वक्त एक अहम इश्यूज़ को छोड़कर ये PDM पर बात करें। आप देख लीजिएगा कि आने वाले अभी से कुछ घंटों के बाद इस मुलाकात को PDM से जोड़ा जाएगा। हाँ, एक मैसेज ज़रूर PDM से जोड़ा जाएगा कि ये जो आज चीफ और वज़ीर आज़म और DJI से इतना हंस रहे हैं, वो ज़रूर मरियम और PDM की दी हुई डेडलाइन पर हंस रहे हैं, क्योंकि 31 जनवरी को वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा उनको हर हाल में चाहिए था, जो नहीं आया। तो जो आज वीडियो में कह के लग रही हैं वो हंस रहे हैं तीनों, तो ज़रूर इसको जोड़ा जाएगा कुछ ख़ास सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से कि ये तीनों साहिबान मिलकर PDM का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। खुदारा अपने लिए भी ज़िंदगी मुश्किल ना बनाएं और औरों के लिए भी ना बनाएं। हाँ, अगर किसी को इसका मातम मनाना चाहिए तो वो PDM है कि वो इतने अनरियलिस्टिक किस्म के दावों में क्यों गई, उनने अवाम को क्यों एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, कि जैसे अब कल राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट से चीज़ें जोड़ी जा रही थी कि अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, हो सकता है वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे। दिस वॉज कॉमिकल टू मी, आई थिंक इट्स हिलेरियस। तो इस तरह की बातें अगर सीनियर पॉलिटिशियंस की जानिब से आ रही हैं तो हमारे मुल्क की सियासत का अल्लाह हाफिज़ है। मैं कहूँगी कि जिस तरह यही हुक्मरान अपने वक्त में इमरान खान को धरने में कहते थे कि आईनी तरीके से आई हुकूमत को आप वक्त पूरा करने दें, अब वही बात इमरान खान कहते हुए नज़र आते हैं, आपको वही एडमिनिस्ट्रेशन कहती हुई नज़र आती है। तो लेट्स से कि बात कहाँ जाती है, लेकिन प्लीज़ इस पर आप लोग भी कतन PDM का मजाक मत उड़ाइएगा। मौलाना फजल रहमान वैसे ही बहुत दुख की हालत में है, मरियम के अपने मामलात हैं, और जरदारी साहब अभी बेटी की शादी से जो है वो उन्होंने फिरागत पाई है। तो मेरा ख्याल है हर इंसान जो है इस वक्त वो माँ सिवाय पीपल्स पार्टी के, आई थिंक इस वक्त PDM के सारे धड़े बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि PMLN के स्टेक्स हैं, मौलाना फजल रहमान के स्टेक्स हैं। मौलाना फजल रहमान को हर सूरत इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए होता है, ज़िंदगी में पहली बार उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। तो ये तमाम तर हलचल जो है PDM की, ये भी अब ख़त्म होनी चाहिए। अब आवाम को अब मज़ीद बेवकूफ़ ना बनाए, और जो वक्त बाकी रह गया हुकूमत का वो उसको आराम से पूरा करने दें, ताकि कल कलाम को ये ना कहें कि आपने उनको अपना वक्त नहीं पूरा करने दिया और हम कोई भी काम या कोई भी पॉलिसी ठीक तरीके से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी वीडियो में किसी और इशू के साथ। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और जिन्होंने पिछली वीडियो में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला इशू उठाया था उनके लिए एक लाइन कि देखिए मेरी सारी ऑडियंस अमेरिका की, UK की और ग्लासगो की नहीं है। पाकिस्तान में जितने लोग सुनते हैं देखते हैं उनके लिए मुझे चीज़ों को बहुत सिंपल करके बताना पड़ता है। और उसामा बिन लादेन वाले वाक़या में सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि जहाज़ों की आवाज़, अब ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट से मुंसलिक हैं, मैं पूरी बात नहीं भी बता पाऊंगी कि वो क्लासिफाइड चीज़ें हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल किया करें, एक चीज़ को आप पकड़ के अगर बैठ जाएंगे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का बच्चे को पता है, आप भी गूगल करके बता रहे हैं। समझाने का मकसद ये है कि उसामा बिन लादेन रेड में पहली मर्तबा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़ेरे बहस ये चीज़ें आईं, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैंने ये बताया कि उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अलावा एक चीज़ और हुई थी, और वो ये थी कि उनके चॉपर्स हमारी फ़िज़ा में आ भी चुके थे, मगर उनके साउंड बैजेस की वजह से वो काफ़ी देर के बाद सुनाई दिए। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से भी हमने क्लियर किया, और ये सबको पता है कि पेंट होता है या जहाज़ों को डिसअपेयर किया जाता है। तो प्लीज़ ज़रा उस पॉपुलेशन का भी ख्याल रखा करें जो कि आपके कमेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं,
ان کے فائدے کی نہیں ہے، ان کو آسان سے آسان الفاظ میں چیز بتایا کریں۔ تو آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور ایشو کے اوپر، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔